नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला, जिसमें ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स आपके साथ साझा करेंगे। तो पहली खबर है, शराब घोटाला मामले में ईडी ने आज दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, बता रहे हमारे सहयोगी सुनील चौहान। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी ने थर्ड चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उनका नाम शामिल आया है। अब शराब घोटाले में लेकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का नाम सामने आया है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आप सांसद का नाम शामिल किया गया है। खबर है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पीए ने राघव चड्ढा का नाम लिया था। हालांकि राघव का नाम चार्जशीट में आरोपी के रूप में नहीं है। दिल्ली के शराब नीति में हुए कथित घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में बंद हैं। अब सांसद का नाम आना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने के पीए सी अरविंद ने ईडी को बताया कि पूर्व डिप्टी सीएम के घर एक मीटिंग हुई थी। आप नेता राघव चड्ढा भी उस मीटिंग में मौजूद थे। पीए अरविंद के अनुसार सिसोदिया के घर पर हुई बैठक में पंजाब के एक्साइज कमिश्नर वरुण रुजम, एक्साइज पॉलिसी घोटाले में आरोपी विजय नायर और पंजाब एक्साइज डायरेक्टरेट के कई अधिकारी भी मौजूद थे। इससे पहले 25 अप्रैल केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पहली बार मनीष सिसोदिया को इस मामले में सीबीआई कोर्ट में समक्ष दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एक आरोपी के रूप में नामित किया था। सीबीआई ने हैदराबाद के रहने वाले सीए बुच्ची को भी नामजद किया है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बाबू गोरंटला, शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढल और अर्जुन पांडे का भी नाम है। इन लोगों पर आईपीसी की धारा 120B, आपराधिक साजिश 201 और 420 के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं सुनील चौहान, नोएडा से। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने हुंकार भरी, बता रही हमारे सहयोगी जूही सिंह। विश्व स्तर पर होने वाले खेलों में पूरे देश की निगाहें हमारे खिलाड़ियों पर होती है। जब भी ये कोई मेडल जीतते हैं तो देश का बच्चा बच्चा ये सोच रहा होता है कि जैसे उसने ही वह मेडल हासिल किए हो। ऐसे ही कॉमनवेल्थ खेलों और ओलंपिक्स में जो है देश के तमाम पहलवानों ने भी कई सारे मेडल्स जीतकर देश का नाम ऊंचा किया है। लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई है कि ये पहलवान अपनी मांगों को लेकर अपने ही देश में जो है धरने पर बैठ चुके हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना 10वें दिन भी जारी है। बता दें, अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये तमाम खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे सभी पहलवानों का कहना है कि उनके साथ बुरा किया जा रहा है। ये सभी कुश्ती को गलत हाथों से निकालकर सही हाथों में दिए जाने की लड़ाई लड़ने बैठे हैं। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज जो है इन पहलवानों के समर्थन में आए। इसके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत भी जो है जंतर मंतर पर पहुंचकर पहलवानों का उन्होंने समर्थन किया, साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। शरद पवार ने छोड़ा एनसीपी अध्यक्ष का पद, आखिरकार इसके पीछे क्या है सियासी दंगल, बतानी हमारे सहयोगी स्वीटी दीक्षित। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष यानी कि शरद पवार ने अब इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूं और मैं अब जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूं, इसलिए उनकी तरफ से इस्तीफा दिया जा रहा है। इसके साथ हमने देखा कि किस तरीके से लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी भी हो रही थी। अब एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि उनकी जगह कौन उस पद पर स्थापित होगा। दो नाम खुल के सामने आ रहे हैं। बता दें, पहला नाम अजीत पवार का है, तो वहीं दूसरा नाम सुप्रिया सुले का है, जो कि इस पद पर स्थापित होने के लिए इन दोनों का नाम रेस में आगे चल रहा है। अब देखना होगा कि इस रेस में कौन कौन और निकल के आता है। इससे पहले पिछले हफ्ते पवार ने मुंबई में आयोजित युवा मंथन कार्यक्रम में रोटी पलटने की बात कह डाली। पवार बोले, किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है, अगर ये सही समय पर नहीं पलटती है तो कड़वी हो जाती है। अब सही समय आ गया है रोटी पलटने का, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आग्रह करूंगा कि वो इस पर काम करें। पवार का ये बयान ऐसे समय आया था जब उनके भतीजे और एनसीपी नेता अजित पवार के नए राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि वो भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं। हालांकि अजित पवार ने इन अटकलों को खारिज कर चुके हैं और साथ में विराम भी लगा दिया है। शरद पवार ने युवा मंथन कार्यक्रम में अपनी बात रखी थी। ऐसे में हो सकता है कि अब पार्टी की जिम्मेदारी किसी युवा हाथों में देना चाहते हैं वो। इसी में दो बड़े नाम
निकल के सामने आ रहे हैं। पहला नाम बेटी सुप्रिया सुले का है और दूसरा नाम भतीजे अजित पवार का है। अजित पवार को लेकर हाल ही के दिनों में कई अटकलें लग चुकी है। संभव है कि पवार इन्हीं दोनों में से किसी एक को पार्टी की कमान सौंप दे। इसके जरिए वो युवाओं के बीच संदेश देना चाहते हैं कि एनसीपी में युवाओं के लिए अवसर है और एनसीपी युवाओं को आगे बढ़ाती है। रेस में नाम तो कई है, लेकिन अब ये निकल के आना बहुत जल्द साबित हो जाएगा कि कौन आखिर उस पद पे स्थापित हो सकता है, क्योंकि एनसीपी वो पार्टी है जिन्होंने कई मुद्दों पे अपनी बात रखी है और लगातार बात रखती ही जा रही है। अगर किसान मोर्चे की बात करें तो किसान के हित में भी लगातार वो बात रख रही है। अब देखना होगा इस पद पे कौन काबिज होता है। कैमरा पर्सन निखिल के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। कोरोना के मामलों में अब गिरावट देखने को मिल रही है, बता रही हमारे सहयोगी दीक्षा। देश में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। बात करें पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 3,325 मामले सामने आए हैं। सोमवार से तुलना करें तो नए मामलों में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 44,000 के पार पहुंच गया है। देश में वर्तमान समय में 44,175 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 4 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सक्रिय मामले अब तक कुल संक्रमणों का 0.11% है। देश में बीते दिन कोरोना की वजह से 17 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,564 हो गई है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार सोमवार को बीते 24 घंटे में 4,282 नए केस सामने आए थे। वहीं सक्रिय मामलों में भी गिरावट देखी जा सकती है। 47,246 से घटकर 44,175 रह गए हैं। फिलहाल देश भर में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। कर्नाटक में इन दिनों विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन का समय शेष रह गया है और सियासी पराही है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। कर्नाटक विधानसभा 2023 के मतदानों के कुछ ही दिन बचे हैं। बता दें कि अब पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, आज फिर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5 गारंटी, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्य भाग, युवा निधि और शक्ति का दोहराया है। बेंगलुरु के होटल संग्रीला में घोषणा पत्र के लॉन्च करने के दौरान कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य इकाई के अध्यक्ष DK शिवकुमार, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर परमेश्वर जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित पार्टी का नेता उपस्थित थे। कांग्रेस का कहना है कि यह घोषणा पत्र सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि बेहतर भविष्य और विकास के लिए कर्नाटक के लोगों को प्रतिबद्ध है। आइए जानते हैं कि घोषणा पत्र कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो का क्या घोषणा है। पुलिस वालों को नाइट ड्यूटी के बदले में हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। भारत जोड़ो के लिए बनाई जाएगी सोशल कमेटी। आंगनवाड़ी वर्ग की सैलरी 11,500 से बढ़ाकर 15,000 करने का वादा किया। भ्रष्टाचार करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए स्पेशल कानून बनाया जाएगा। 2006 के बाद से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। बीजेपी की तरफ से पास किए गए सभी जन विरोधी कानून को 1 साल के अंदर वापस लिया जाएगा। किसान विरोधी कानून वापस लेने का वादा किया है। किसानों पर दर्ज मुकदमे को भी वापस लेने का वादा किया है। अगले 5 सालों में किसान कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपए, किसानों के लिए दिए जाने वाले लोन को 3% ब्याज दर पर बढ़ाकर 3 लाख से 10 लाख देने का वादा किया गया है। ग्रामीण किसानों के लिए दिन में कम से कम 8 घंटे बिजली देने का वादा है। फसल नुकसान की भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए हर साल, 1,000 करोड़ रुपए। दूध की सब्सिडी को 5 रुपये से बढ़कर 7 रुपये किया जाएगा। नारियल किसानों और अन्य के लिए MSP सुनिश्चित की जाएगी। बजरंग दल, PFI जैसे किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णय कार्रवाई करेंगे। शक्ति योजना माध्यम से नियमित के बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा रहेगी। गृह ज्योति योजना के माध्यम से 2,000 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से परिवार प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे। कर्नाटक में 224 विधानसभाओं का जो चुनाव 10 मई को होगा, 13 मई को वोटिंग खुलेंगे। उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक के चुनाव प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भेजे गए हैं। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उधर भारतीय जनता पार्टी ने उससे पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया था। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। उधर सिद्धार्थ नगर में मंगलवार को चुनाव प्रचार का शोर थम गया, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश यादव।
सिद्धार्थनगर जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रत्याशी लोगों के घरों तक जा रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। वहीं मतदाताओं को लुभाने के भी जो है तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ 2 नगर पालिका और 9 नगर पंचायत हैं, जिसमें बसपा और सपा और भाजपा, ये 3 की लड़ाई है। और ये तीनों कैंडिडेट तीनों पार्टियों की लोगों के घर तक जा रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की बात कर रहे हैं। और वहीं लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के लुभावने दिए जा रहे हैं। लेकिन वहीं जो पढ़े लिखे के तबके के लोग हैं, उनका कहना है कि जो विकास के मुद्दे पर काम करेगा, जो विकास करेगा, उनको लेकर हम लोग मतदान करेंगे, जो विकास करेगा। अब देखने की बात यह है कि पार्टियां किस तरह से मतदाताओं को रुझान में लाने में किस तरह कामयाब होगी। पार्टी बसपा हो या सपा हो या भाजपा हो, अब मतदाताओं को लुभाने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाएंगे, वो तो समय बताएगा कि किसको जीत मिलती है, किसको हार मिलती है। जो 3 पार्टियों की लड़ाई है, इसमें भाजपा और सपा और बसपा की। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। इधर झांसी में भी मंगलवार को चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया, बता रहे हमारे सहयोगी अतुल वर्मा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव 4 तारीख को संपन्न होना है। प्रथम चरण में झांसी का भी चुनाव था, जहां भाजपा से मेयर पद के प्रत्याशी बिहारी लाल आगे खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां 5 बार में 4 बार उनका मेयर पद का प्रत्याशी रहा है। आज उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्राफ्ट मैदान में आगमन हुआ, जहां उन्होंने लगभग 20 से 25 मिनट अपना भाषण दिया। उन्होंने बताया पिछली सरकारों में किस तरह जनता का, व्यापारियों का शोषण हो रहा था। इसके अलावा विकास कार्य रुके हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्यों को बढ़ावा दिया, जनता के शोषण में कमी लाई। और उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश का हर शहर इस समय सेफ सिटी है। इसके अलावा उन्होंने कहा सपा बसपा के जो गुंडे थे, वो बच्चों को पहले, छात्रों को पहले कट्टे तमंचे पकड़ाते थे, लेकिन हमने टैबलेट पकड़ाया, जिससे देश का विकास हो रहा है, छात्रों का विकास हो रहा है और वही छात्र देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा, आरोप लगाते हुए, कि समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी जो विरोध कर रही थी, उनके जो कई गुंडे थे, उनको हमने जेल भेजने का काम किया है। अभी कई लोगों का और नंबर है। बिहारी लाल आर्य जी जो यहाँ से प्रत्याशी है महापौर पद के, उन्होंने जनता के समक्ष आकर सबसे पहले उन्हें दंडवत प्रणाम किया, जो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी हमेशा रही है, मान सम्मान वाली। यह पूरा लक्ष्य बिहारी लाल आर्य जी में दिखाई दिया। जनता इस चीज से बहुत संतुष्ट हुई कि कोई भी मेयर पद का प्रत्याशी हमें इस तरह से सम्मान दे रहा है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए अतुल वर्मा। यूपी में निकाय चुनाव होने वाले हैं। 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे, जिसमें पहले चरण में चुनाव रायबरेली में होने हैं, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। रायबरेली बीबीआईपी जिला है और यहाँ से जो सांसद हैं वो सोनिया गांधी हैं, वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसलिए रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो जाती हैं और यहाँ जो मुकाबला होता है चुनाव का, वो दिलचस्प हो जाता है। आपको बता दें कि रायबरेली जिला बीबीआईपी जिलों में शुमार है और यहाँ की सांसद सोनिया गांधी होने के नाते ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। तो रायबरेली जिले में प्रथम चरण में मतदान होना है, यानी 4 मई को मतदान होगा। और आज यहाँ प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे से जो प्रचार का दौर है वो थम जाएगा। आपको बता दें कि 4 मई को मतदान होने वाला है और अनेक पार्टियों द्वारा अपने अपने प्रचार के अलग अलग तरीके से पब्लिक को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। रायबरेली जिले की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फोकस किया जा रहा है और रायबरेली की 1 नगर पालिका व 9 नगर पंचायत की सीटों पे कमल खिलाने का दावा किया जा रहा है। वही समाजवादी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हर सीटों पे समाजवादी की जीत का दावा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी लगातार हर जो सीट है वहां पर अपने दावे किए जा रहे हैं कि यहां से हाथ का पंजा मजबूत होगा। तो इस तरह से हर पार्टियों के द्वारा दांव खेला जा रहा है और अलग अलग तरीके से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है और हर पार्टी के अलग अलग दांव खेले जा रहे हैं।
आपको बता दें कि रायबरेली जिले में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों की बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश अध्यक्ष एवं दोनों डिप्टी सीएम का दौरा लग चुका है और उनके द्वारा अलग अलग तरीके से प्रयास किया जा चुका है। लोगों से अपील की गई है कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार बने और जिले की रफ्तार जो विकास की है उसको तेज किया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री व ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे के द्वारा प्रचार प्रसार तेज किया जा रहा है और उनके द्वारा दांव चले जा रहे हैं और पब्लिक में कहा जा रहा है कि उनके समय में जो जिले का विकास का रफ्तार था वो काफ़ी तेज था। और नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में वो स्वयं अध्यक्ष रह चुके हैं। 2000 से 2005 तक वो अध्यक्ष रहे हैं और उनके द्वारा अपने अपने विकास कार्यों को गिनाया जा रहा है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हर पार्टियां दांव खेल रही हैं और कहीं ना कहीं अपने दांव में जो मतदाता है उनको रिझाने का प्रयास कर रही है ताकि उनको जीत का मुकाम हासिल हो सके। वहीं आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ है यहाँ सेंधमारी करने का प्रयास किया जा रहा है और हर पार्टियों को लगातार पीछे छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में देखा जाए तो यहाँ गृह जनपद है दिनेश प्रताप सिंह का, वो उत्तर प्रदेश सूबे के मंत्री हैं, वो भी लगातार पब्लिक के बीच में जाकर विकास की दुहाई देते हुए लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय में विकास हुआ है और विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए यहाँ जो स्थानीय निकाय चुनाव हो उसमें जीत मुकम्मल कराएं। तो इस तरह से हर तरह से देखा जा रहा है कि अलग अलग पार्टियां अपने अलग अलग तरीके का प्रयोग कर रही हैं और मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो जिला प्रशासन की तरफ से चुनाव संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं आपको बता दें पुलिस बल के साथ पीएससी बल और भी सुरक्षा बलों की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और जिला प्रशासन के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि निर्विवाद रूप से चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उन्नाव में निकाय की रण का शोर थम क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी निखिलेश प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के प्रथम चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। आज उन्नाव में सभी पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत झोंकेंगे और रोडों पर एक बाइक रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए उन्नाव जिला प्रशासन ने उन्हें परमिशन दी है। भाजपा की तरफ से श्वेता मिश्रा हैं, वहीं बसपा से अनीता विमल हैं और सपा से नीतू पटेल हैं और कांग्रेस से सीमा गुप्ता हैं। सभी चारों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना बाइक रैली आयोजन कर जनता को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। वहीं आज वोटों की अपील का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार में रोक लग जाएगी। उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी प्रचार प्रत्याशी नहीं कर पाएंगे। लगातार जनसंपर्कों में जुटे रहे और जनता से वोटों की अपील करते रहे। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उन्नाव का नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कौन होता है, वह उन्नाव की समस्त 16 नगर पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है। 4 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को इसके नतीजे घोषित होंगे। उन्नाव में कुल 16 नगर पंचायतें हैं, 3 नगर पालिका परिषद हैं। हालांकि उन्नाव नगर पालिका परिषद की बात की जाए तो इस बार का चुनाव यहाँ बेहद ही दिलचस्प है। भाजपा से श्वेता मिश्रा हैं, वहीं सपा से नीतू पटेल हैं और कांग्रेस से सीमा गुप्ता हैं और बसपा से अनीता विमल द्विवेदी मैदान में हैं। सभी ने अपनी अपनी ताकत पूरी झोंक दी है। हालांकि अब ये तो वोटिंग 4 मई को पड़ेगी, उसके बाद 13 मई को नतीजे घोषित होंगे और तब पता चलेगा कि उन्नाव का नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। और इधर अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं और आए दिन बदमाश रोज नई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। अलीगढ़ में बदमाश एक बार फिर दबंग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें पूरा मामला थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र का है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने एक युवक के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया और उसके साथ जमकर मारपीट की।
आपको बता दें कि ये युवक अपनी मां के साथ बैंक से तकरीबन 40,000 रुपये निकाल कर लाया और 25,000 रुपये लेकर वह किसी काम से जा रहा था कि तभी अचानक 4-5 युवक 2 बाइकों पे आए और युवक को रोककर उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद में उससे पैसे लिए और छीनकर फरार हो गई, जिसकी सूचना युवक ने पुलिस को दी। हालांकि फ़ोन नहीं उठा और युवक ने घर जाकर फिर से 112 नंबर पर फ़ोन किया। उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है और आपसी सीमा विवाद थानों का क्षेत्र बताकर युवक को टालने की कोशिश करती है। लेकिन जब एसपी सिटी ने इसमें दखलंदाजी की तो उसके बाद में ये घटना जो है थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र की थी और वहीं पर इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बाद में पुलिस जो अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। मैं प्रदीप पंडित, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। इधर यूपी के बदायूं में तेज आंधी का कहर देखने को मिला, बता रहे हमारे सहयोगी सतीश सिंह। बदायूं जिले में एक दर्दनाक हादसा घटित हो गया है। आपको बता दें कि बदायूं जिले के थाना बिलसी के एक गांव में एक व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ एक कच्चे मकान में रह रहा था, तेज़ आंधी और बारिश के चलते वह मकान भरभराकर गिर गया, जिसमें पति पत्नी दोनों दब गए। पति पत्नी दबने के बाद जब भरभराने की आवाज़ आस पड़ोसियों को लगी तो वह मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे मियाँ बीवी दोनों को बाहर निकाला, जिसमें दोनों को पास के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर पति की मृत्यु हो गई। वहीं महिला गंभीर रूप से घायल है। प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, जहां जांच चल रही है। अब बात ये निकल के आ रही है कि जो सरकार है वो लगातार गरीबों को पक्के मकान देने की बात कर रही है, लेकिन अब तक कुछ ऐसे लोग हैं जो कच्चे मकानों में रहने के लिए भी अभी तक पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का अभी तक कोई ध्यान नहीं पहुंच रहा है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। इधर बिजनौर में 2 पक्षों में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया, बता रहे हमारे सहयोगी जहीर अहमद। बिजनौर के सुहारा इलाके में आज उस वक्त 2 पक्षों में मारपीट हो गई जब रेलवे कॉलोनी में गाड़ी खड़ी करने को लेकर के विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि बिजनौर के सिवारा इलाके में रेलवे कॉलोनी में एक पक्ष ने रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दी। जब दूसरे पक्ष ने गाड़ी हटाने को कहा तो दोनों में देखते ही देखते पहले विवाद हुआ और विवाद फिर गाली गलौज में बदल गया और दोनों पक्षों में जमकर के मारपीट हो गई। एक शख्स ने पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है और बताया कि रास्ते में गाड़ी खड़ी कर रखी थी। जब उसने गाड़ी हटाने के लिए कहा तो आरोपी पक्ष ने उसके साथ मारपीट कर दी और उसको घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जाँच की बात कर रही है और कार्रवाई की बात की जा रही है। मारपीट की लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें दोनों पक्ष लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कार्रवाई करती है, कितने लोगों को गिरफ्तार करती है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। उधर रायबरेली के अंदर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और सड़क हादसों का जो दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं लोगों की अलग अलग दुर्घटनाओं में मौत होती दिखाई पड़ रही है। ताजा मामला रायबरेली जिले के सिविल लाइन के पास का है, जहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया और मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। वहीं बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के पौस इलाके सिविल लाइन का है, जहां बाइक सवार जा रहे थे और पीछे से आ रही रोडवेज बस ने तेज टक्कर मार दी और तेज टक्कर इतना भयंकर था कि दोनों की तत्काल मौत हो गई। तो इस तरह से देखा गया कि इस तरह से जो सड़क हादसे हैं लगातार उसमें वृद्धि हो रही है और स्थानीय प्रशासन इस पर किसी प्रकार से बड़े कदम उठाने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते लगातार सड़क हादसे में वृद्धि देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि इस सड़क हादसे से स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया और रोडवेज चालक की बात करें तो रोडवेज चालक की कहीं ना कहीं संवेदनहीनता के चलते ये एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।